नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधान रखनी चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं और उनकी वजह से उनका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। एक मिस्टेक जो है दोस्तों आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो कैंडिडेट करते हैं जिनकी वजह से उनका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकता है, आज के इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो अगर आप भी आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की बार जो टेक्नीशियन भर्ती है उसमें एक मेजर रोल निभाएगा साइंस। साइंस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। 40 नंबर का साइंस इस बार जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस इस बार के लिए पढ़ना। तो साइंस के लिए दोस्तों आपको पढ़नी है एनसीईआरटी बेस बुक, क्योंकि एनसीईआरटी बेस बुक जो पढ़ते हैं उससे हमारा बेस क्लियर होता है। तो दोस्तों इसके लिए आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन तरफ से आने वाली सामान्य विज्ञान की ये बुक। इसमें दोस्तों आपका जो भी साइंस के पूरे जो चैप्टर हैं, पूरा टॉपिक है यहाँ पर कवर अप किया गया है और ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस है, जिसमें दोस्तों एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है पूरा यहाँ पर क्लियर किया गया है। चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, चाहे हम बायोलॉजी की बात करें, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, तो सारा का सारा सिलेबस दोस्तों इसके अंदर कवर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी शामिल किया गया है, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो भी चैप्टर है वो चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको जो उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी बेस है और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अभी तक आपने किसी प्रकार की साइंस बुक नहीं ली है, एनसीईआरटी बुक बेस आप बुक चाहते हैं तो दोस्तों ये वाली बुक आप ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको परचेज कर सकते हैं या आपके ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखा है टेक्नीशियन भर्ती 2024 का, और इसमें जो है जो भी कॉमन मिस्टेक्स है उनको मैंने हाईलाइट यहाँ पर किया है। देखिए, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि वो अभी फाइनल एग्जाम में है, मतलब जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये कॉमन सवाल है आप सभी का। तो यहां पर देखिए क्लियर उन्होंने बता रखा है, अगर आप ऐसा कोई टेक्निकल डिग्री ले रहे हो या फिर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रहे हो जो कंप्लीट नहीं हुई है तो ध्यान रखना है उसका फॉर्म आपको नहीं भरना है उसके बेसिस पर। यहां पर क्लियर आपको बता रखा है कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, जो कि दोस्तों 8 अप्रैल 2024 है, इससे पहले अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर इसके बाद कोई भी रिजल्ट आता है तो दोस्तों ध्यान रखना आप जो है इसका फॉर्म मत डालिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं भी होगा तो दोस्तों बाद में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, इस चीज ध्यान रखना है। यानी कि आपका अगर कोई फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, सब कुछ हो गया है, अगर वो रिजल्ट 8/4/2024 से पहले आ जाए जो कि फॉर्म भरने की अंतिम डेट है, तो ही दोस्तों आप फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा। दूसरे यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा कम भी हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो अभी टेक्नीशियन की भर्ती निकली है उसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं और सबके लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड कम है तो आप जो है प्रायोरिटी देना उस वाली पोस्ट को जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है। अब कैसे पता लगाएंगे किस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, किसका हाई है। तो यहां पर देखिए नोटिफिकेशन के ऊपर ही चलते हैं और यहां पर देखिए आपको इसमें जो है पेज नंबर 18 और 19 यानी कि 18-19 पेज नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो है देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं बेसिकली 7 A1 A2 A3 B1 B2 और C1 C2। तो ध्यान रखना है, सबसे जो अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है, सबसे खराब जो होता है C2 होता है। तो आप एक बार चेक करवा लीजिएगा। हालांकि टेक्नीशियन में इतना दिक्कत नहीं आएगा आपको, मेडिकल इतना जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें आपका चश्मा वगैरह अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप है जो एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर सबका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा A3 यहाँ पर जो सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है इनमें, तो आप एक बार चेक करवा लीजिएगा आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है और उसके अनुसार जो है पोस्ट प्रीफरेंस आपको डालना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियर इन्होंने बोल रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट हु है फाउंड मेडिकली अनसुटेबल ऑप्टेड पोस्ट सेल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। तो ध्यान रखना है, अगर आप मेडिकली अनफिट होते हो तो दोस्तों आपको दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी।
आगे यहां पर ध्यान रखते हैं, अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, अभी भी मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं, फिर भी कैंडिडेट ये मिस्टेक बार बार किए जा रहे हैं। देखिए, जब आप फॉर्म डालें तो फॉर्म डालते समय जो मोबाइल नंबर और ईमेल है वो खुद का ही डालें। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि रेलवे क्या करती है, आपके जो अपडेट है ना, एग्जाम संबंधित जो भी अपडेट है, आपकी सीबीटी एग्जाम होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, आपका पैनल ज्वाइनिंग होगी, वो सारे जो अपडेट है आपको दोस्तों ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर मिलेंगे। तो गलती से भी दूसरे का मोबाइल नंबर मत डालना, दूसरे का ईमेल आईडी मत डालना। अदरवाइज हो सकता है कि आप रेलवे की जो प्रोसेस है वो आपको अपडेट नहीं मिले, हो सकता है कि आपकी एग्जाम मिस हो जाए या ज्वाइनिंग का अपडेट आए जो आप तक नहीं पहुंचे। तो इसका ध्यान रखें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद का ही डालें। आगे यहां पर देखिए, जब आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो वहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट का, और एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, ऑलरेडी है अकाउंट का। तो अगर जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा है, आरआरबी एएलपी का, तो दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले वाला जो अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एएलपी का फॉर्म नहीं डाला था, उनको दोस्तों दोबारा से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा रेलवे की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपकी बहुत सारी डिटेल मांगी जाती है, आपकी टेक्निकल डिटेल, आपकी बेसिक डिटेल। तो वहां पर अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो गलती सुधारने के लिए रेलवे दोस्तों आपसे 250 रुपये चार्ज करता है पर गलती के लिए, ठीक है। इसके लिए 10 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन आप गलती करो ही क्यों, तो फॉर्म भरते टाइम आप अच्छे से एक एक चीज को वेरीफाई कीजिएगा, अच्छे से भरिएगा। अदरवाइज अगर अगर आपने कोई गलती करी है और उसको सुधारना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये यहाँ पर दिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फॉर्म जो भरें अच्छे से भरें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊँ फॉर्म भरने के ऊपर, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वीडियो बना के दे दूंगा फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस के बारे में। आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, फॉर्म रिजेक्ट होने के कारणों के ऊपर आए तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक ही फॉर्म भरें, एक ही आरआरबी से एक ही फॉर्म भरें, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि हम अलग अलग आरआरबी से बहुत सारे फॉर्म डाल देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म डालते हो एक ही जोन से, अलग अलग जोन से, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का एक और ध्यान रखना है कि अब की बार जो टेक्नीशियन भर्ती जो है उसमें दोस्तों अलग अलग 2 फॉर्म आपको डालने पड़ेंगे, वो आपको अंदर ही मिल जाएंगे। क्योंकि 2 फॉर्म जो है, एक तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है और एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला वो है। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि ये 2 फॉर्म तो आपको डलेंगे जो आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। लेकिन आप ये गलती मत करना कि भाई अलग अलग आप जो है अलग अलग आरआरबी से फॉर्म यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों ये रही कि आप जो आपका जब फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 3 एक ऐसी चीज़ें हैं, तीनों दोस्तों आपकी एकदम सही होनी चाहिए, किसी प्रकार का एरर नहीं होना चाहिए। ये तीनों जो डिटेल है वो आपको आपकी जो 10th की मार्कशीट है या मेट्रिकुलेशन मार्कशीट है उसके बिहाफ पर भरना है। आपका आधार कार्ड में कुछ भी हो, कोई आपका जो है वो नहीं रखता, मैटर नहीं करता। लेकिन आपका जो मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट है उसके आधार पर ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है दोस्तों आधार कार्ड की जो डिटेल है उनको यहाँ पर चेंज करवा सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। तो सिग्नेचर अपलोड करते समय ये ध्यान रखना कि रनिंग हैंडराइटिंग में ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। ब्लॉक और कैपिटल लेटर या डिसजॉइंट लेटर में आपको साइन नहीं करना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अलग अलग यहाँ पर स्टेज होंगी, जैसे आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी के बाद आपका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वहाँ पर मेडिकल होगा, तो आपको बहुत जगह जो है यहाँ पर साइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको जो है एक जैसा ही साइन करना है, और आप भूल नहीं जाए आपका साइन कौन सा है। तो आप जो भी साइन अपलोड कर रहे हैं उसको गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जो साइन किया है उसको भूल जाते हैं और बाद में उनको दिक्कत होती है। ध्यान रखना है, पूरी जो भर्ती प्रोसेस है उसमें आपको सेम ही साइन करना है। साइन किस प्रकार के करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम खेमराज है, तो मेरे को साइन जो करना है वो कुछ इस प्रकार का करना रहेगा रनिंग में। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा थोड़ा स्पेस दे के या कैपिटल और ब्लॉक लेटर में लिख रहा हूँ तो ये मेरा जो फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको है रनिंग हैंडराइटिंग में करना है, चाहे हिंदी में कीजिए इंग्लिश में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रनिंग में कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक या कैपिटल लेटर में कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या देखते हैं कि भाई हम लास्ट में फॉर्म भरेंगे तब तक ये पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं, और उस समय जो साइट का सर्वर है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जो है पहले ही समय रहते पहले ही फॉर्म यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है दोस्तों कि बहुत सारा ट्रैफिक रहता है वेबसाइट के ऊपर, तो फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता। तो अभी जो है आप जो है फॉर्म अभी से अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं और जो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे EWS हो, SC हो, ST हो या OBC हो, तो ध्यान रखना है आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो अभी बनाने होंगे, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे यहाँ पर यही मांगा जाएगा। अगर आप SC ST के हैं तो पुराना चल जाएगा, बट OBC के हैं तो आपको एक दोस्तों मांगा जाएगा जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का जो है कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और एक दोस्तों आपसे मांगा जाएगा जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वो। तो ध्यान रखना, सभी जो है फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले पहले अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोस्तों बनवा लीजिएगा। और वैसे दोस्तों आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो है फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम में डालना ही होगा, तो ये कंपलसरी है, आप दोस्तों अभी बनवा लीजिएगा। कोई भी पुराना जो है उसका नंबर मत डालीजिएगा, स्पेशली OBC वाले जो है पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल मत डालीजिएगा, लेटेस्ट ही बनवा लीजिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक देखिए NOC का है, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पर ऑलरेडी कहीं भी जॉब कर रहा है, चाहे वो PSU में काम कर रहा है, रेलवे में काम कर रहा है, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, तो दोस्तों उसको NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अपना जो भी एम्प्लॉयर है जहाँ भी वो जॉब कर रहा है वहाँ से उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले ही इन्फॉर्म आपके एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग में जो है प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आगे दोस्तों और बात करते हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके पास एक से ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे आप देखेंगे तो लेवल 5 की जो वैकेंसी निकली है सिग्नल मेंटेनर फर्स्ट की, तो वो आपके BSc या फिर आपके पास जो है BTech या डिप्लोमा या ITI है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपके जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या जो भी बताया गया है वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि कैंडिडेट के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे अगर वो कैंडिडेट BSc किया हुआ है तो उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो सिग्नल ग्रेड 3 की भर सकता है और सिग्नल ग्रेड 1 की भर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आपको जो है अलग से फॉर्म यहाँ पर डालना पड़ेगा, अलग अलग लेवल का। यानी कि यहाँ पर 2 अलग लेवल हैं, लेवल 5 की वैकेंसी है, लेवल 3 की वैकेंसी है। तो 2 फॉर्म आपको डालने पड़ेंगे, एक लेवल 5 का अलग से डालना पड़ेगा, एक लेवल 3 का अलग से डालना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं आप एक फॉर्म डाल के मत भूल जाइएगा। एक फॉर्म डालने से मेरा मतलब ये है कि आप केवल एक ही लेवल का फॉर्म मत डालिएगा। ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा फॉर्म तो आपको डालने हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म तो डालने हैं, मतलब 2 फॉर्म डालने हैं, एक लेवल 3 का भरना है, एक लेवल 5 का भरना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक से ज़्यादा फॉर्म भरने लग जाए सेम चीज़ का। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह पा रहा हूँ कि 2 अलग अलग लेवल की वैकेंसी है, एक लेवल 3 की है, वो आपके लेवल 3 की नहीं दोस्तों, लेवल 2 की है। ठीक है, सॉरी लेवल 3 बोल दिया मैंने। एक लेवल 2 की वैकेंसी है 1900 पे ग्रेड की, जिसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कहा गया है। ठीक है, और एक जो वैकेंसी है लेवल 5 की है और इसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 कहा गया है। तो दोनों का आपको अलग अलग फॉर्म डालना रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है एग्जाम सिलेक्शन को लेकर बात करते हैं। एग्जाम सिलेक्शन में जो है आपका लैंग्वेज सिलेक्शन को लेकर बात करते हैं। देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश जो है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 और रीजनल लैंग्वेज हैं जहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, टोटल 15 लैंग्वेज हो गई, उसमें इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। तो अगर जिस भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को हिंदी आता है तो मैं हिंदी चूज़ करूँगा, तो इससे होगा क्या कि इंग्लिश तो आएगी, इंग्लिश के साथ मेरा पेपर हिंदी में लोड होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको गुजराती आती है तो आप गुजराती सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है इंग्लिश प्लस गुजराती दोनों में खुलेगा। तो अगर आप ये रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो उस टाइम जो है आप दोस्तों इसको क्लिक कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा आपको रीजनल लैंग्वेज, अदरवाइज इंग्लिश तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। उसके साथ जो है हिंदी इंग्लिश, हिंदी करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाएगा।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट होने के और क्या क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है ये मेजर कारण है जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। इनमें आप देखेंगे सबसे पहला कारण ये है कि कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म भरना। देखिए एक से ज़्यादा फॉर्म भरने का मतलब ये है कि 2 फॉर्म तो आपको भरना ही है, एक लेवल 5 का और एक लेवल 3 का। लेकिन मान लीजिए आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हो, आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भर दिया लेकिन फिर भी 3 का दूसरे जोन से भर रहे हो, अगेन दूसरे जोन से भर रहे हो। तो अगर मल्टीपल फॉर्म भरते हो डिफरेंट आरआरबी से या सेम आरआरबी से, सेम लेवल का ध्यान रखना, सेम लेवल के 2 फॉर्म नहीं होने चाहिए कहीं से भी, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज उसका आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फोटो और सिग्नेचर 2 मेजर रीजन है जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो फोटो का आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का फोटो होना चाहिए। पहला जो फोटो होता है उसका स्कैन अच्छे से होना चाहिए, यानी कि रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, फोटो क्लियर दिखनी चाहिए, ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए, फुल बॉडी व्यू नहीं होना चाहिए। मतलब फुल बॉडी व्यू का मतलब है कि आपका चेहरा, चेस्ट वगैरह ये आना चाहिए। आपका जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी बॉडी आ रही है, यानी कि नीचे तक का पोर्शन वो नहीं आना चाहिए। इसके अलावा वन साइड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सेल्फी वन साइड लेके और अपलोड कर देते हैं, तो वो वाला आपको अपलोड नहीं करना है। अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर, बहुत सारे क्या करते हैं कि जो चेहरा है उसे फिल्टर लगा के फ़ोटो ले लेते हैं, तो होता क्या है कि उससे चेहरा पहचान में नहीं आता है। तो आपको करना है ऐसी कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करनी जिससे क्या है कि आपका चेहरा पहचान में नहीं आए। इसके अलावा फोटो कॉपीड फ़ोटो, क्या होता है कई बार हमारे पास एक ही फ़ोटो होती है तो हम क्या करते हैं कि कैफ़े में जाते हैं, साइबर कैफ़े, बोलते हैं कि फ़ोटो को और कॉपी कर दीजिए। तो इस प्रकार की फ़ोटो है तो उससे क्या होता है कि आपका जो है रेजोल्यूशन कम हो जाता है। इसके अलावा ग्रुप फ़ोटो है वो नहीं होनी चाहिए। टाइटल, उसके ऊपर नाम वगैरह नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेड, यानी कि आप जानते हैं कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, बॉटम का टॉप, टॉप का बॉटम, जिसे आप वाटर इमेज या मिरर इमेज कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी प्रकार की कैप वगैरह है वो भी आपको यूज़ नहीं करनी है। चश्मा जो है अगर आपकी फ़ोटो में है तो ट्रांसपेरेंट वाला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ़ोटो के टाइम पे, अदरवाइज जो फ़ोटो एक विशेष कारण होता है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर में आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है सिग्नेचर जो है किस प्रकार का आपका होना चाहिए। रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुअर रेजुलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लियर दिखना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखना, हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट नेम लिखते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं साइन में, लेकिन अपलोड करते वक्त मान लीजिए फर्स्ट नेम किया तो ऐसा तो नहीं चलेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन डेबर्ड, बहुत सारे कैंडिडेट को रेलवे क्या करती है डेबर्ड घोषित कर देती है, तो वो फॉर्म नहीं डाल सकते, अगर की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं तो उनकी वजह से भी आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये मेजर कारण है जिनकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। बाकी देखिए इस भर्ती के बारे में आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम जो उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।